आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी बूढ़ी काकी कहानी के दूसरे भाग का वाचन। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाहवाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाहवाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शौक में विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह न रो सकी। आह, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े तब ऐसे भाग्य कहा कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा धिक किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर कर तैरती होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता था कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर चले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे? पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती। तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली। चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई।
आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी बूढ़ी काकी कहानी के दूसरे भाग का वाचन। धन्यवाद।